नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी के अंदर आज हमारे बीच में साप्ताहिक कार्यक्रम के अंदर जो भारत टीवी का कार्यक्रम है साप्ताहिक साक्षात्कार, उसके अंदर हमारे बीच में मौजपुर वार्ड से रेशमा नदीम मैडम है, जो कि वर्तमान में निगम पार्षद है ईडीएमसी के अंदर। उनके हस्बैंड हमारे बीच में नदीम साहब। मैम, बहुत बहुत स्वागत भारत टीवी के अंदर कार्यक्रम साप्ताहिक साक्षात्कार में। थैंक यू सो मच। रेशमा जी, सवालों को आगे शुरू करें। सबसे पहले सवाल ये कि जीवन यात्रा का जरा जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ जी। मोदी नगर मेरी बर्थ सिटी है, जहाँ पर मैं पैदा हुई। मोदी नगर? जी, मोदी नगर मेरठ से पहले पड़ता है जी थोड़ा। जी 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 जी। उसके बाद 13 साल पहले मैं दिल्ली में शादी हुई जी। 13 साल से यहीं पर हूँ। यहाँ पर मैरिड लाइफ के बाद सब कुछ चल रहा था नॉर्मल जी। उसके बाद बाई लक पॉलिटिक्स में आना हुआ जी। और ये सफ़र इतना अच्छा रहा कि हम पहली बार फील्ड में आए। आम आदमी पार्टी के हमने मतलब कामों को देखकर, उसकी ईमानदारी को, ऑनेस्टी को देखकर हम आगे बढ़े। इसमें हमने इसको ज्वाइन किया था जब से ये बनी थी जी। और इसमें हमें मतलब कामयाबी भी मिली आगे। मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा जी जी। हाँ, हमको जीत भी मिली और लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे काम को भी इतना सराहा, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सबका। मैम, अगर एजुकेशन उसकी बात करें तो लगभग आपकी एजुकेशन जरा बताएंगे दर्शकों को? जी हाँ बिल्कुल, मैंने एमएससी बीएड किया है और मोदी नगर से। हाँ, मोदी नगर से मैंने एमएससी तो मोदी नगर से की, बीएड मैंने गाजियाबाद से किया जी। हाँ, और पॉलिटिक्स में नहीं था मेरा इतना वो, लेकिन मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरा आना हुआ जी जी जी। मतलब राजनीति में लाने वाले आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं जी। जब ये सीट फीमेल। वैसे जाना कहाँ चाह रहे थे? जाना तो कुछ नहीं, ऐसा बस क्योंकि बीएड नॉर्मली करते हैं तो लेडीज सोचती है कि भाई हाँ टीचिंग में जाए तो उसके लिए बेस्ट है जी जी। हाँ, बाकी बाई लक बिल्कुल ठीक बात। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी लोगों को सेवा का मौका मिलता है और इसमें भी हमने लोगों की सेवा की है। मैम, लगभग 2017 के अंदर आपने निगम का चुनाव लड़ा। 2017 से आज 2021 समाप्ति की ओर है। क्या क्या आपने अब तक कार्य कर पाए अपने वार्ड के अंदर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें लोग जो है एजुकेशन के बेस पर चुनकर लाए थे जी। तो मैं आपको एजुकेशन के बारे में ही अपने काम बताना चाहूँगी। जब से निगम बना 1997 से लेकर और 2017 तक इतने निगम पार्षद रहे, लेकिन किसी ने भी स्कूलों पर कोई काम नहीं किया, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मौजपुर वार्ड के अंदर 3 स्कूल थे जी। 3 स्कूल में हमने 2 स्कूल पूरी बिल्डिंग नई तैयार कराई है, जो कि मौजपुर वार्ड में एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि हर कोई एक स्कूल बनवा देता है लेकिन सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमने अपने इतने कम टाइम में 2 स्कूल पूरे नए बनवाए। एक सब्जी मंडी स्कूल मौजपुर में पूरा नया बनवाया, दूसरा विजय मोहल्ला में जी, जो बहुत फेमस था पूरी दिल्ली में, क्योंकि वो 3 कमरों में चलता था। एक ही क्लास में, एक रूम में 2-2 क्लास बैठती थी, ब्लैक बोर्ड को बच्चे डिवाइड करके नीचे फर्श पे बैठते थे। उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल करा और आज वो 3 मंजिला बनकर स्कूल तैयार है। ये एक दिल्ली में ऐतिहासिक काम है कि इतनी कम जगह में वो स्कूल आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनकर हमने तैयार कुल मिलाकर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया इन 5 सालों के अंदर। बिल्कुल जी। हाँ, उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद जाफराबाद वाला स्कूल जी, वो भी हमने बिल्कुल उसका नवीनीकरण करवा दिया। आज वो भी बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह बनकर तैयार हो गया। दूसरा, मौजपुर वार्ड के अंदर अब से पहले पीली लाइटें थी, सोडियम लाइट जी जी। तो अब से पहले कोई भी करवाता बस 50-100 लाइट चेंज करवा देता था, लेकिन हमने पूरी 1745 सोडियम लाइटों को एलईडी लाइट में चेंज कराया और आज पूरा मौजपुर वार्ड सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा है। ये भी मौजपुर वार्ड में एक ऐतिहासिक काम है। फैंसी लाइटें भी आप लोगों ने लगवाई। वो फैंसी लाइट जो अब से पहले साउथ दिल्ली में देखने को मिलती थी, वो आज आप मौजपुर वार्ड के अंदर सभी मंदिर मस्जिद में देख सकते हैं। और कुछ हमने लाइट जो है एंट्री पॉइंट पे भी लगवाई है जी। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं और वार्ड में देखने को नहीं मिलती और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सांसद एनडी गुप्ता जी को, जिनकी फंड से यह काम संभव हुआ। चौथा, हमारा मौजपुर वार्ड के अंदर था पंप हाउस जी, जो कि पिछले 11 साल से बंद पड़ा हुआ था और उसके कारण हमारे इलाके में 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन उसके लिए भी हमने स्ट्रगल करके उसमें 27 लाख की लागत से और उस पंप हाउस को चालू करवाया
और आज आप देखिए कि मौजपुर वार्ड के अंदर जिन जिन मतलब गलियों में जहाँ पर भी पानी भरता था, आधा घंटे भी पानी नहीं रहता, वो फौरन निकल जाता है सब। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी मेहनत से मतलब फंड लाकर उसको करवाया। कुल मिला के अब मौजपुर वार्ड में पानी जल भराव की समस्या निदान हो चुकी है। बिल्कुल। अब उससे पहले लोग क्या थे, पानी मतलब घुटने मतलब गीले करके जाते थे, लेकिन अब मेरे वार्ड में कहीं भी कोई पानी नहीं भरता। जी। और हमारे मौजपुर वार्ड में एक ही पार्क था जी, इधर पड़ता है वो अर्जुन मोहल्ला में। उसके बाद फिर हमने अपने सांसद मनोज तिवारी जी से बात की, सांसद एन डी गुप्ता जी से बात की जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि घोंडा वार्ड में था पंचवटी पार्क, जिसको हमने मौजपुर वार्ड में लेकर आए जी। और अपना जो हमारा अर्जुन मोहल्ला में भी पार्क था, उसके लिए भी हमने उसमें सारी सुविधा फैसिलिटी पानी वगैरह सब अवेलेबल करवाया। और उसके बाद क्योंकि फंड तो हमारा एमसीडी में बहुत ही कम मिला है जी, तो हमने फंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है कि 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, आम आदमी भी लड़ रही है, तो आखिर राजनीतिक खेल कौन रहा है? राजनीति वो लोग ही खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, फंड मिला है, लेकिन उसको इन्होंने नई नई टेक्निक्स लाकर उस पैसे का सही यूज नहीं किया, जिस कारण आज कर्मचारी भी रोड पर उतरकर मतलब वेतन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, सैलरी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उसके लिए, क्योंकि वो जो हमारा जो फंड आया उसको वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो सही काम में लगा ही नहीं। इसी कारण आज निगम में बहुत परेशानी है कि सफाई कर्मचारी सैलरी को लेकर बहुत परेशान है जी। और हमने और क्या नया कराया? सड़कों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया हमने 317 लाख की लागत से लगभग विजय मोहल्ला जाफराबाद पूरे वार्ड के अंदर 51 गलियों का निर्माण कराया। 317 लाख रुपए से 51 गलियां। ये बजट सांसद महोदय जी का या विधायक? नहीं, ये वाला फंड हमने दिल्ली सरकार की मदद से लिया। इसमें मैं दिलीप पांडे जी, दुर्गेश पाठक जी, केजरीवाल जी और अमानत भाई सबका इसमें शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनकी मदद से ये हमें अवेलेबल हुआ जी। और जो हम एमसीडी का मेन काम होता है सफाई में हमने अपना जो जहाँ पर पहले अब से पहले क्या था कि जगह जगह कूड़े के पॉइंट थे, गाड़ियाँ 2 या 3 दिन में आती थी, लेकिन अब आज देख सकते हैं कि गाड़ी सुबह में भी आती है और शाम में भी आती है। शाम में भी 2 एक्स्ट्रा गाड़ी लगवा रखी है ताकि सफाई प्रॉपर रहे। डेली वेज वर्कर रोज आते हैं, काम करते हैं, रोज सफाई होती है। और जैसे पहले देखने में आता था कि जो कर्मचारी थे वो केवल रजिस्टर पे एंट्री करते थे, लेकिन मौजपुर वार्ड में ऐसा नहीं है, सब कर्मचारी सड़कों पे आते हैं, काम होता है, काम दिखता है लोगों को। और उसके बाद यहाँ जगह जगह एंट्री पॉइंट पे भी कूड़े के ढेर थे। क्रिसेंट स्कूल पे, टेट वाले स्कूल पे आज आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर प्लांटेशन कराकर मेरे वार्ड के अंदर और इधर मौजपुर चौक पे भी आज कोई भी गार्बेज पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये भी मौजपुर वार्ड में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, वरना एंट्री पॉइंट पे कूड़े के ढेर मिलते थे जी। और आज मेरे मौजपुर वार्ड में मैंने मतलब गलियों के साथ साथ जाल भी लगवाए हैं, क्रॉसिंग जाल। हाँ, जहाँ पर पहले लोग गिरते थे, टूटे जाल पड़े रहते थे, लेकिन आज एक भी कहीं भी आपको जाल टूटा हुआ नहीं मिलेगा। सारे जाल पूरे चेंज कराए और पूरे मौजपुर वार्ड को गड्ढा मुक्त बनाया। मैम, बच्चों के पॉइंट निकल के आए कि खेलकूद के लिए हमने क्या करा? खेलकूद के लिए बच्चों के एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कंजस्टेड एरिया, जगह नहीं है, जगह नहीं है बच्चों के लिए। तो हम पार्क ही मिले और पार्क का ही हमने उसका नवीनीकरण करवाया। हाँ, क्योंकि जगह नहीं थी, जगह की यहाँ सबसे बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उसके बाद भी हमें एमसीडी में फंड अवेलेबल नहीं था, और फंड अवेलेबल होता तो हम और भी दुगना काम करते जी। और जो भी था फंड हमें जो भी अवेलेबल हुआ दिल्ली सरकार के माध्यम से, उसमें ही हमने ये सारा काम किया। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। 5 साल और कार्य करा पाते, लेकिन बीच में देखने में आया कि दंगे भी हो गए, हमारे 2 साल हमारे कोरोना काल को भी निकल गया, तो शायद मौजपुर वार्ड में और आप लोग काम करा पाते। हाँ बिल्कुल। नहीं, वैसे हमने मौजपुर वार्ड में ऐतिहासिक काम बहुत किए हैं, और हमने बच्चों को देखा जाए तो बच्चों के लिए आज नहीं, हमने कल भी बनाया है। बच्चों के लिए स्कूल एक ऐसी नींव है जहाँ बच्चा पढ़कर कल को IAS PCS बनेगा, तो उसमें हमने बच्चों के लिए फ्यूचर तैयार करवाया। नदीम साहब बहुत देर से शांत बैठे हैं कि पहले मैडम से बात हो जाए। नदीम साहब, आप परिचय जरा बताएं कि कहाँ से हम पैदाइश, क्या एजुकेशन?
हाँ, मेरा नाम नदीम अहमद है और बिलोंग जो है गाज़ियाबाद से, सदरपुर गांव से है। उसके बाद जो है 87 के अंदर जब मैं 1 साल का तो दिल्ली आ गए और यहाँ पे आने के बाद जो है फादर हमारे इंजीनियर थे बीएसएनएल में और जो दादा थे वो एमसीडी में हेड मास्टर थे। तो एमसीडी का जो है फिर पुराना नाता रहा है इस परिवार का। तो उसके बाद जो है मैंने एमबीए किया 2009 में शास्त्री पार्क नॉर्दर्न इंजीनियरिंग कॉलेज से, आईपी यूनिवर्सिटी से। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद जो है जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011 में, वहाँ से जुड़ा हुआ। फिर आम आदमी पार्टी बनी, जब से आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में मेरा नाम है। और उसके अलावा जो है ये चलता रहा और 2017 में जो है पार्टी ने आदेश दिया कि भाई आप मौजपुर वार्ड जाकर जो है देखिए और वहाँ से लड़िए। तो उनका आदेश सर्वमान्य है। और हमें तो कुल मिलाकर के राजनीति में जो कदम रखा वो सबसे पहले आम आदमी पार्टी में ही आप लोगों ने रखा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा सामाजिक जीवन में जुड़ाव रहा। व्यक्तिगत स्तर पे कभी दीवान सिंह न्याल जी थे, उनके साथ भी चुनाव में रहना हुआ। दीपक गोठी जी रहे। तो व्यक्तिगत रूप से जो है व्यक्ति से जुड़ा जो चुनाव रहा उसके अंदर हमेशा जो है साथ दिया लोगों का। नदीम साहब, अब वर्तमान में मौजपुर वार्ड की आप लोग सेवा कर रहे हैं, कैसा माहौल बन रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया, मौजपुर वार्ड ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर। और आपने कल देखा भी होगा चंडीगढ़ के अंदर जो है आप ट्रेलर दिखा दिया। पंजाब और दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव होने वाला है उसका ट्रेलर चंडीगढ़ में लोगों को दिख चुका है। और बहुत ही बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में, दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड में, गोवा में आ रही है। दूसरे नंबर पे छोड़ा है भाजपा को? बिल्कुल दूसरे पे नहीं, अभी तो बिल्कुल ये नीचे जाएगी जी। और जो है भाजपा की बी टीम जो है कांग्रेस जो है जो उसकी वजह से जो नंबर 2 पे, नहीं तो ये और भी नीचे जाएगी। रेशमा जी, आपको नहीं लगता कि सदन के अंदर जब आप लोग मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को बोलने नहीं देती, या आप लोग बोलने का? बिल्कुल, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष में है। तो जब भी हम कोई भी जायज मांग करते हैं उनके थ्रू हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब से पहले भी हमें मेयर ने 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। हाँ, हमारे साथ बहुत ही अनौपचारिक व्यवहार करते हैं, हमको सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद जो सस्पेंड नहीं होते उनको भी सदन में घुसने नहीं देते। कहीं ना कहीं वो हमारी आवाज़ को दबाते, लेकिन उसके बाद भी हम पूरी मेहनत से 4 भी उन पर भारी पड़ते हैं। पिछली बार हम 4 पार्षद अंदर बैठकर हमने उनको बोलने नहीं दिया था। आने वाला समय 2022 का तैयार है, कमर कसी हुई है? बिल्कुल कमर कसी हुई है और आम आदमी पार्टी हर तरह से आने के लिए तैयार है। तैयार है आप चुनाव में पूरी तरीके से, क्योंकि अब तो फसल काटने का समय आ रहा है। हाँ जी, फसल काटने का टाइम है, बिल्कुल तैयार है। और लोग पसंद करते हैं, काम करते हैं आम आदमी पार्टी के। आप जाकर देख सकते हैं कि लोग खुश हैं और जो लोग खुश होते हैं, काम चाहिए लोगों को कोई पार्टी नहीं चाहिए, लोगों को काम चाहिए। और काम जब से आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस के लोग भी जो हमारे निजी हैं वो भी कहते हैं भाई काम तो किया है। रेशमा जी, बात करें अगर हम कोरोना काल की, तो आप लोगों ने कोरोना काल के अंदर क्या क्या जनता के लिए किया, मौजपुर वार्ड के लिए स्पेशली? जी, कोरोना काल में ये खैर बहुत बड़ा हमारे लिए दुख का समय था। इतनी महाबीमारी हमारे बीच में फैली। उसके बाद भी जब शुरू में लॉकडाउन लगा था, हमने यहाँ पर फंड इकट्ठा किया। जो हमारे रिलेटिव से हमारे यहाँ मौजपुर वार्ड में, कुछ हमने अपनी तरफ से भी लोगों को खाना बांटा दिन रात। और अब भी हम वो करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने सब गरीबों को कंबल वितरण किया और जितनी भी समाज सेवा होती है, गरीबों को खाना, वो हमेशा चलता रहता। खाली कोरोना काल ही नहीं, वैसे भी कोई ऑफिस पे आ जाए हमारे, हम हर तरह से सबकी मदद करते हैं। रेशमा जी, अगर हम मौजपुर वार्ड की बात करें और इस समय आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे, बढ़ चढ़ करके लोग सदस्य ले रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं? बिल्कुल, ये अभियान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और हाँ, इसकी सफलता आपको आगे चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव में आपको देख लेना भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत कर। लगभग हमने कितने नए मेंबर्स हमने जोड़ लिए होंगे मौजपुर के अंदर? मौजपुर के अंदर लगभग, मतलब अभी तो ये चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो रोज इसमें ये है 40-50 लोग करीब इसमें रोज जुड़ते हैं, रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी बम्पर जीत लेकर के आ रही है 2022 के अंदर। हाँ बिल्कुल, तैयारियां देखकर तो मतलब तैयारी इसी तरह से चल रही है कि आम आदमी पार्टी जीतकर बिल्कुल बहुमत में आएगी। उम्मीदवार भी हर वार्ड में ज्यादा हो गए हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिलेगी। नाराजगी है बीजेपी के कामों से, क्योंकि एनसीडी के अंदर बीजेपी है। बहुत सारे काम ऐसे हुए
जो बीजेपी ने मतलब अपने भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ा दिए, जिस तरह से मतलब सीलिंग का भी प्रकोप फैला था बहुत सारे कामों में, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने वार्ड में सीलिंग नहीं होने दी। जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वहां पर उन्होंने अपनी ऑनेस्टी से बहुत अच्छे से काम किया है। रेशमा जी, राजनीति भी और परिवार भी कैसे तालमेल बिठा पाते हैं? हाँ, टिपिकल क्वेश्चन है पर हो जाता है, सब हो जाता है। इसमें मतलब घर वालों फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है, बच्चे भी हैं और हस्बैंड का तो है ही है। हस्बैंड का तो सारा सपोर्ट है, सारा सपोर्ट है कि बाहर का काम ये देख लेते हैं, घर का आप देख लेते हैं। मतलब ये मिलजुल के दोनों कर लेते हैं। दोनों कर लेते हैं। मैम, 2022 के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? 2022 के लिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा आप लोगों के लिए काम किया है, और आपके जो आपने हमें प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें चुना था और हमने इतना काम किया है, वो आप खुद देख सकते हैं, लोग हमें तारीफ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल भी आ रहा है, देशवासियों को ओमिक्रॉन भी साथ में आ गया है, नया साल भी और ओमिक्रॉन भी, दोनों की बताएं। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी क्योंकि हम 2 साल से बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आगे भी आपको सेफ रहना है, मास्क पहने और ज़्यादा इधर उधर बाहर ना निकलें, थोड़ा सतर्क रहें। और बाकी सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक है। नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे नाइट कर्फ्यू के बारे में? 11 से लेके मतलब रात को कोरोना होता है, दिन में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना नहीं। एक लोगों को जो सजग करने के लिए एक है कि लोग रात को तो निकलते नहीं है, लोगों का काम जो है कोई छूटता नहीं है रात को, कोई इमरजेंसी है तो तभी निकलता है, और इमरजेंसी वाले के लिए छूट है। तो एक जो सजग बनाने के लिए रात को 11 से 5 टाइमिंग ये नहीं है कि 7 बजे है या 9 बजे है जब लोग बागों का आना जाना होता है, तो 11 से 5 के वक्त इसलिए चुना है कि लोगों को एक संजीदगी पैदा हो, एक जो है उसके प्रति कोरोना के प्रति, ओमिक्रॉन के प्रति सजग रहे। लेकिन नदीम साहब, चुनाव की रैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 20-30 हज़ार की रैली है, मतलब कोई काउंटेबल पब्लिक नहीं है। एक तरफ ब्याह शादी में 200 की, ये क्या भाई, इसके प्रति जो है चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए, और चाहे कोई भी पार्टी हो उसके एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए कि बड़े बड़े दल कितना फ़ायदा इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं सत्ता में होने का। आप यूपी के अंदर देखिए, बड़ी बड़ी रैलियां कितनी हो रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो चुनाव आयोग को और जो प्रशासन को इसमें एक्शन लेना चाहिए। कुल मिला के आप मानते हैं संज्ञान में लेना चाहिए, चुनाव आयोग को आगे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल। नदीम साहब, वही अगर हम बात करें 2022 में चुनाव होने ही हैं, क्या रोटेशन हो रहा है? हाँ, रोटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता जी। क्योंकि रोटेशन जो है चुनाव आयोग का कार्य है, और चुनाव आयोग को जो है रोटेशन होगा तो वो भी देखा जाएगा, नहीं होगा वो भी देखा दोनों जाएगा। तरीके से मिला के तैयार है। बातों में इशारा कर ही दिया है। नदीम साहब, नव वर्ष की क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासी क्षेत्रवासियों को? नव वर्ष का जो है सबसे पहले तो 2022 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी भोजपुर वासियों को, सभी देशवासियों को। और इसके अलावा ओमिक्रॉन के प्रति सजग रहें, संजीदगी बरतें, और जो है लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहें। क्योंकि आज जो सरकार है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना का, ओमिक्रॉन का इतना बड़ा खौफ नहीं है जितना इसका भय बिठाया जा रहा है। मैं एक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कहूँगा कि एक भय फैलाया जा रहा है, और इसका जो मकसद है वो मिडिल क्लास को ख़त्म करना है। जो मैं बिल्कुल सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो मिडिल मैन है, जो मध्यम वर्ग है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है। इस देश को पिछले 50 साल पीछे ले जाना चाहती है, जहाँ पे आदमी सिर्फ 2 रोटी के लिए सुबह जाके शाम को जंग लड़ता कि 2 रोटी अपने परिवार का पेट भर लूँ। मिडिल क्लास को इसलिए ख़त्म करना चाहती है क्योंकि मिडिल क्लास ही एक ऐसा जन है, ऐसी जनता है जो आवाज़ उठाती है, और वो उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो हाई क्लास को रखना चाहते हैं, अमीर को रखना चाहते हैं, और गरीब को रखना चाहते हैं। गरीब को वो 5 किलो राशन दे के शांत कर देंगे, जिस तरह से एक बार स्टालिन ने एक सभा में किया था कि मुर्गे को जो है छील कर जिंदा, उसको कुछ दाने फिर जो है उसके आगे डाल दिए थे, फिर वो उसको चुगने लगा था। और यही आज जो है केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है कि चुनाव के वक्त वो कुछ राशन बांट देती है, और जिससे जो है लोग उससे खुश होकर बड़े बड़े फोटो उनके छप जाते हैं थैले के अंदर, और जिससे जो है लोग वो स्टालिन वाला तानाशाही वाला रूप चल रहा है। मिडिल क्लास को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मिडिल क्लास के लिए।
लिए, ना किसी मुस्लिम के लिए, ना किसी अल्पसंख्यक के बिल्कुल लिए। ठीक बात है। ये मिडिल क्लास को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको लोगों को समझना पड़ेगा और इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, निजीकरण पर आपकी क्या राय है? ये जो सब चीज निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, देखो, निजीकरण का फायदा दो तरीके से होता है। निजीकरण का फायदा ये नहीं होता कि जो सरकारी कंपनियां उनको बेचा जाए। निजीकरण का फायदा, आप नई नई चीजों के अंदर निजीकरण कीजिए, उसमें लोगों को रास्ते खोलिए, नई नई चीजें। जिस तरह देखो चाइना का मैं एक चीज में करूंगा कि वहां पर लोग बनाते हैं, सरकार वहां पर खरीदती है, वहां पर टैक्सेस ज्यादा है, लेकिन सरकार उस चीज की गारंटी देती है कि मैं इसको खरीदूंगा। यहाँ पे आप व्यापारियों को क्या फैसिलिटी दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे। वो बनाएगा, बेचेगा, वही सब कुछ वो करेगा, टैक्स लेकिन आप ले रहे हैं। तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोग बागों को कहिए कि खूब मात्रा में बनाइए, क्वांटिटी बनाइए, सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार है। क्वांटिटी में बनते हुए मास्क सड़क पे बिखरे पड़े नहीं, क्वांटिटी में सरकारी पॉलिसी नहीं है ना, ये तो लोगों ने खुद बनाए। अगर ये सरकारी पॉलिसी होती तो गवर्नमेंट खरीदती, आगे एक्सपोर्ट करती। जी, तो ये थे हमारे बीच में नदीम साहब, जिन्होंने अपने जीवन कार्यकाल का बताया। उसके बाद में आने वाले समय में चुनाव के लिए दोनों तरीके से ही तैयार है। रेशमा मैम ने बताया कि क्या क्या इन्होंने 5 साल के अंदर कार्य करे हैं। जो कुछ रह गया है वो अगले टर्म के अंदर निश्चित रूप से मैम करेंगे। क्या सोचा है अगले दोबारा अगर जनता चुन करके भेजती है तो हमने क्या करना है? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने यहाँ पर इतना काम कर दिया है कि अगले वैसे 30 साल तक यहाँ पर इतना काम कर दिया कि कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हमें फंड अवेलेबल होगा, जो भी कुछ हमसे नया होगा वो हम कराएंगे। बाकी हमने कहीं कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसको कोई ये कह दे कि ये काम नहीं हुआ। तो आपने इनसे सुना। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा। देखते हैं कार्यक्रम भारत टीवी का साप्ताहिक साक्षात्कार। अगले सप्ताह हम फिर किसी नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, उनके विचार बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।